क्या आप जानते हैं भारत में सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIA ही कानूनी रूप से इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं। क्या आप IA बनना चाहते हैं लेकिन सेबी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज हैं? क्या आप सेबी के फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करें, कंप्लायंस रूल के बारे में सही जानकारी जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन के तहत ये समझेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी IA कौन होता है और ये कैसे उभरता हुआ प्रोफेशन बन रहा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, क्या आप भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IA बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या नेसेसरी चीजें होती हैं। इस वीडियो में हम फीस के बारे में भी चर्चा करेंगे। वेबसाइट पर हमने IA रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दे रखी है जिसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, अंत में हम कुछ चौंकाने वाले तथ्य जानेंगे, जबरदस्त सवाल, पेड जानकारी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। भारत में आज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की संख्या मात्र 942 है। मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। और NSE की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक मार्केट में 20 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट खुल गए हैं। मतलब कि करोड़ों निवेशकों के लिए सिर्फ 940 RIA है। कमाल है ना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जहां डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई यानी सेबी कंप्लाइंट एडवाइजर की संख्या बहुत कम है। बहुत ही दिलचस्प बात है ये दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कौन होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो इंसान है जो किसी पैसे कंसिडरेशन के बदले क्लाइंट या किसी को निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइस की सलाह देता है, उसके प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। अभी 2014 दिसंबर के अमेंडमेंट के बाद पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी शामिल किया गया है, उसको भी हम समझेंगे। तो क्या है ये पार्ट टाइम IA? पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी PIA या तो एक कोई फर्म है या कोई इंसान है जो कंसिडरेशन के बदले आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो किसी और बिजनेस, नौकरी में भी कार्यरत होता है। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या जरूरत है। तो दोस्तों पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पॉइंट्स में समझते हैं, फिर हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो जो भी व्यक्ति रिसर्च दे रहा है यानी कि कॉल को जनरेट कर रहा है, उसको रेगुलेशन 7 के अनुसार क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यही दूसरी बात, अगर आवेदक यानी एप्लीकेंट नॉन इंडिविजुअल यानी कंपनी, LLP है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर और उसके रिसर्च एनालिस्ट, जो भी रिसर्च से जुड़े लोग हैं, उनको रेगुलेशन 7 को फॉलो करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कंपनी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनती है, कंपनी एक रजिस्ट्रेशन करती है, उसके अंदर जो जॉब कर रहा होता है वो रिसर्च एनालिस्ट होता है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। तो उसको रेगुलेशन 7 की क्वालिफिकेशन को पूरा करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे इंडिविजुअल RA में इंडिविजुअल को पूरा करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डिपॉजिट। रेगुलेशन 8 में डिपॉजिट स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है फिट एंड प्रॉपर। तो जो भी एप्लीकेंट है, जो भी पार्टनर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, एडवाइजर है, उसको सेबी रेगुलेशन 2008 के तहत फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। अगला पांचवा और अगला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, मतलब उसके पास ऑफिस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगला पॉइंट, सेबी द्वारा उसका कभी भी सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया गया है तो उसका कारण देखा जाएगा। एप्लीकेंट के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और अगर भारत से कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम करना चाहती है तो इंडिया में अब उसको अपनी एक सब्सिडरी यानी एक सब्सिडरी कंपनी स्थापित करनी होगी और वही लाइसेंस का अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। रेगुलेशन 7 ऑफ IA रेगुलेशन में क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है
इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जो जॉब कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो इंडिविजुअल आईए और नॉन इंडिविजुअल आईए में जो वर्किंग है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसके पास हमेशा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का कम से कम होना चाहिए, या NISM के द्वारा ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सिक्योरिटी मार्केट, वो पास होना चाहिए आपका। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की क्वालिफिकेशन को बहुत सारी अधूरी जानकारी और भ्रम यानी कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ज्ञान। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी योग्य वकील, लॉयर से समझें, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं और कानून के साथ उचित जस्टिफिकेशन मांगे। एडवोकेट साहब से पूछें कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है और किस कारण आप मुझे एलिजिबल मान रहे हो और किस कारण एलिजिबल नहीं मान रहे हो, उसका अंडरलाइंग जरूर पूछें। इससे आपका संदेह, जो डाउट है, पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, दूर हो जाएगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स की। तो ये रेगुलेशन 7 ऑफ आईए रेगुलेशन में डिफाइन किया गया है। तो जो इंडिविजुअल आईए या नॉन इंडिविजुअल आईए के पास प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, उसके पास 2 क्वालिफिकेशन हमेशा होनी चाहिए, 2 सर्टिफिकेशन हमेशा होने चाहिए। NISM सीरीज का 10A का लेवल 1, 10B का लेवल 2, ये लेवल 1 और लेवल 2 हमेशा पास होने चाहिए। ये दोनों NISM चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो देखिए, पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल का था, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन दिसंबर 2000 के अमेंडमेंट के बाद आईए के लिए एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। तो भूल जाइए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं है। आपके पास है या नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगला पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं डिपॉजिट की आवश्यकता से। रेगुलेशन 8 में बताया गया है डिपॉजिट के बारे में। अच्छा, पहले नेटवर्थ का क्राइटेरिया होता था, इसको दिसंबर 2016 में हटा के इसको डिपॉजिट क्राइटेरिया बता गया है। तो अब नया डिपॉजिट क्राइटेरिया शुरू हो गया है, इसको आपको फॉलो करना है। क्या है डिपॉजिट क्राइटेरिया, ये अब मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में समझाऊंगा। लेकिन ये डिपॉजिट आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बोर्ड IAA SB के पास रखना होगा। उसके पास लीन होगा, ये अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, बैंक उसके फेवर में लीन कर देगा और आज की तारीख में IAA SB की जिम्मेदारी BSE लिमिटेड को दी गई है। तो ये पैसा आपको किसी को देना नहीं है, ये नेटवर्थ में नहीं दिखाना, ये लीन की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टेबल की। तो क्या है इसका स्लैब? तो देखिए, अगर 150 क्लाइंट तक आप कैटर करते हैं तो 1 लाख रुपए की आपको लीन करना होगा। 151 से 300 क्लाइंट हैं तो 2 लाख का, 301 से 1000 क्लाइंट हैं तो 5 लाख का, और 1000 या उससे ज्यादा क्लाइंट हैं आपके पास तो 10 लाख का लीन आपको BSE के फेवर में करना होगा। तो ये नेटवर्थ अब डिपॉजिट क्राइटेरिया हो गया है। अब हम बात करते हैं आईए के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है। तो देखिए, इंडिविजुअल और फर्म के लिए 2000 है और बॉडी कॉर्पोरेट यानी नॉन इंडिविजुअल के लिए 10,000 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। तो जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, उसके साथ आपको ये एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपए इंडिविजुअल के लिए और 10,000 रुपए नॉन इंडिविजुअल के लिए भरनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं आईए के लिए रजिस्ट्रेशन फीस। दोस्तों, तो इंडिविजुअल और फर्म के लिए 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस है और कॉर्पोरेट के लिए 15,000 की रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये रजिस्ट्रेशन फीस जब भी आपको देना होगा जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये 3,000 और 15,000 जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा, उसी स्थिति में देना होगा, एप्लीकेशन फीस के साथ नहीं देना है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की रिन्यूअल की फीस के बारे में। तो देखिए, इंडिविजुअल और फर्म के लिए 1,000 है और कॉर्पोरेट के लिए यानी नॉन इंडिविजुअल के लिए ये 5,000 है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के। तो रेगुलेशन 9 में ये समझाया गया है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या है। तो ये बताया गया रेगुलेशन 9 में, रजिस्ट्रेशन जब तक वैलिड रहेगा जब तक सेबी उसको सस्पेंड या कैंसिल नहीं कर देता है। तो यानी ये सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन परपेचुअल है, हमेशा रहेगा जब तक सेबी इसको कैंसिल या सस्पेंड नहीं करता है। अब आ जाता है अगला सवाल, कैसे सेबी आईए को हम रजिस्टर करें। तो देखिए, मेंबरशिप
raia.bscindia.com, ये आप लिंक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। उस पे आपको अपना यूजर आईडी बनाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और सारे फॉर्मेट एंड डॉक्यूमेंट्स हमने अपनी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर दे रखे हैं। वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनको आपको अपने हिसाब से अपलोड करना होगा। अब हम आ गए हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सबसे मूल्यवान ज्ञान है, वो भी बिना किसी फीस के। तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहला पॉइंट है रिन्यूअल। तो दिसंबर 2024 के अमेंडमेंट के बाद अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आपको साल दर साल 5 साल के बाद रिन्यूअल नहीं कराना है, सिर्फ आपको रिन्यूअल फीस भरनी है, ना कि कोई पेपर वर्क करना है। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो समझ लीजिए, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके आईए से संबंधित रिकॉर्ड हैं, चाहे वो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे कॉल्स के रिकॉर्ड हैं, किसी भी तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उनको 5 साल तक फिजिकल या इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपको रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन का आप वायलेट करेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगली बात, वेबसाइट। तो इस अमेंडमेंट के बाद अब हर आईए को एक फंक्शनल वेबसाइट को हमेशा रखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो एक वेबसाइट बनाइए, कंप्लायंट वेबसाइट बनाइए और हमेशा उसको एक्टिव रखिए। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर की। तो देखिए, इंडिविजुअल आईए के लिए कंप्लायंस ऑफिसर आप ही हैं, क्योंकि रेगुलेशन में इंडिविजुअल आईए में कंप्लायंस ऑफिसर की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट है वही कंप्लायंस ऑफिसर है, लेकिन नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसे कंपनी एलएलपी में कंप्लायंस ऑफिसर को रखना मैंडेटरी है। तो या तो कंप्लायंस ऑफिसर को एम्प्लॉय रखिए। और अब एक नया अमेंडमेंट आ गया है। अब इस अमेंडमेंट के बाद सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए को किसी भी प्रैक्टिस जिसके पास सीओपी हो उसको आप अपना कंप्लायंस ऑफिसर बना सकते हैं, उससे आप फीस निगोशिएट कर सकते हैं। और ये जो एम्प्लॉय का खर्चा है, परमानेंट आपको एक एम्प्लॉय रखना था कंप्लायंस ऑफिसर, अब वो रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में। तो कौन बन सकता है पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? ये बहुत ही नया क्लॉज है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है, लॉयर है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, टीचर है, प्रोफेसर है, इंश्योरेंस एजेंट है, आदि आदि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। दोस्तों, सेबी ने यहाँ पे मामला फिर अधूरा और कंफ्यूज करने वाला बना दिया है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक डॉक्टर या एक लॉयर कैसे रेगुलेशन 7 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करेगा, ये किसी ने नहीं समझाया है। तो यूट्यूब पे बहुत ही गलतफहमी वाला ज्ञान चल रहा है, इसलिए किसी अच्छे वकील से समझिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को, पार्ट टाइम आईए की रिक्वायरमेंट को, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब हम अगली बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्लाइंट से किस तरह और कितनी फीस चार्ज कर सकता है। तो नए अमेंडमेंट के मुताबिक 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक फिक्स फीड मोड है। फिक्स फीस मोड में 1,51,000 आप प्रति क्लाइंट, और क्लाइंट में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, से ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। या 2.5% ऑफ असेट अंडर एडवाइज, जितने एसेट पे आप एडवाइस दे रहे हैं उससे ज्यादा फीस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, जीएसटी अलग ले सकते हैं। एक नई चीज सेबी ने दी है जो तारीफ के काबिल है कि अब आईए किसी भी समय अपने फीस का जो मोड है वो बदल सकता है, यानी कि फिक्स से वेरिएबल पे 2.5% पे आ सकता है, या 2.5 से 1,51,000 की फीस के स्लैब पे आ सकता है। यहाँ पे एक चीज और समझिए, नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट जैसे कंपनियां हैं आपकी या एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। उनके साथ आपको अपना बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक फीस चार्ज कर सकते हैं। फीस के मुद्दे पर हमने खास रील बनाई है, जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा कहीं होता है क्या? किसी भी प्रोफेशन में होता है कि फीस को लिमिट करना, लेकिन कानून तो कानून है। जब तक इसको रिपील, चेंज या वॉइड घोषित नहीं किया जाता है तब तक इसका पालन करना अनिवार्य है। तो प्रोफेशनल फीस को लेकर सेबी ने बड़ा ही डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है इस इंडस्ट्री में। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में आपको कब रजिस्टर करवाना चाहिए? तो अगर समझिए किसी इंडिविजुअल आईए के पास अगर क्लाइंट की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है, पहले ये 150 थी, या किसी फाइनेंशियल ईयर में
वो 3 करोड़ से ज्यादा फीस ले रहा है। अब ये फीस को भी लीजिए, आपने 1,51,000 की लिमिट लगा दी है और 3 करोड़ की फीस की बात करने लगे आप। तो जो भी पहले होता है वो नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। यानी आईए अगर 300 से ज्यादा क्लाइंट आईए के पास हो जाते हैं, इंडिविजुअल आईए के पास, या 3 करोड़ से ज्यादा की सालाना फीस हो जाती है, तो उसको इंडिविजुअल से नॉन इंडिविजुअल आईए में अपने आप को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको एक टिप बताता हूं, अगर आपको इंडिविजुअल आईए बना रहना है तो क्या करें। तो जो क्लाइंट फीस नहीं दे रहे हैं, जो आपकी सेवाएं नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें नोटिस भेजें, क्लाइंट एग्रीमेंट को रद्द कर दें। इससे आपके क्लाइंट की संख्या 300 के अंदर रहेगी और आपको नॉन इंडिविजुअल नहीं बनना पड़ेगा। एक चीज और कर सकते हैं, जब आप क्लाइंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको टाइम बाउंड बना लें। तो जैसे ही आप टाइम बाउंड बना लेंगे वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और आप ये जो थ्रेशोल्ड है 300 की, उसको ब्रीच नहीं करेंगे। ये 2 आपको मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं। अब एक सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं बार बार मेल से, फोन से, मैसेज से, कि क्या आईए कोई और काम कर सकता है। तो चलिए समझते हैं। हाँ बिल्कुल, आईए और कुछ काम भी कर सकता है। तो इंडिविजुअल आईए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, किसी कमोडिटी, बिना किसी करेंसी का नाम लिए बिना उनको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट है, पेंशन एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी एडवोकेट, CS, CS, ICWA है, अच्छा कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ये लोग शर्तों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी भारत के बाहर क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे सकता है और उसके लिए किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, NRI को इन्वेस्ट की सलाह ना दें, क्योंकि ये रेगुलेशन के दायरे में आता है। तो इंडिया से बाहर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, पर NRI को मत दें। दोस्तों अब अगला सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इतना पेपर वर्क आइए आ सकते हैं, किसी की आपको जरूरत नहीं होगी। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।